हाँ, ये बच्चों आज हम कक्षा बढ़ाने गणित में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम के बारे में अध्ययन करें। देखिए बच्चों, योगफल की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक चीज समझते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इस समाकलन को यानी कि ऊपर की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन की जानकारी बच्चों आप प्राप्त करेंगे उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि अवकलन जो होता है फलन के परिवर्तन की दर होती है। जैसे बच्चों देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फलन है y बराबर f। तो जैसे जैसे बच्चों आप x की वैल्यू देते रखते जाते हैं वैसे वैसे हमको f यानी y मिलता जाता है। अगर बच्चों इस पे हम y दिखा दें और इस अक्ष पे x दिखा दें, x अक्ष पे x को दिखा दें और y अक्ष पे y को दिखा दें, तो मान लीजिए हमको एक ग्राफ किसी फलन का y बराबर f का, मान लीजिए कोई f कोई फलन है, उसका ग्राफ इस तरीके से मिला है। तो देखिए बच्चों, आप जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ देखिए y में परिवर्तन होता जा रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से समझिए कि हमने अगर x में इतना दूरी परिवर्तन किया तो y में इतनी दूरी का परिवर्तन हो गया। तो बच्चों जो हमारा अवकलन होता है वो क्या होता है, फलन परिवर्तन की दर होती है। अगर बच्चों मान लीजिए पॉइंट हमारा x1 है और ये क्या है x2, और ये बच्चों मान लीजिए ये ऊंचाई y1 है और ये पूरी ऊंचाई क्या है y2 है। तो बच्चों देखिए x अक्ष पे कितना परिवर्तन हुआ, अगर हम कहें इसको डेल्टा x बराबर x2 माइनस x, और y में कितना परिवर्तन हुआ y अक्ष पे, तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अगर बच्चों ये परिवर्तन बहुत कम है, अगर परिवर्तन कम है यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर डेल्टा x टेंडेंट टू 0 हो जाए, यानी कि डेल्टा x 0 की तरफ अग्रसर हो जाए, अग्रसर होने का मतलब बच्चों ये 0 पर नहीं पहुंचेगा, यानी कि 0 के करीब पहुंचेगा, यानी कि 0 के बराबर ये नहीं होगा, यानी कि डेल्टा x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका सेंस है कि डेल्टा x क्या है 0 के करीब पहुंच रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर हम अवकलन की बात करते हैं तब इसका मतलब यही होगा कि डेल्टा x में परिवर्तन होने के बाद y में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा y। अगर इसके परिवर्तन की दर निकालें तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, डेल्टा y बटे डेल्टा x हो गया। लेकिन अगर हमने कहा डेल्टा x टेंडेंट टू 0, तो इसका मतलब ये बच्चों किसमें चेंज हो जाएगा, डेल्टा x जो है dx में चेंज हो जाएगा। अगर डेल्टा x टेंडेंट टू क्या है 0 हो रहा है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इसी को हम बच्चों डेल्टा हटा कर क्या लिख देंगे dy dx। इसलिए बच्चों अवकलन को हम dy dx से निरूपित करते हैं। तो अब बच्चों एक चीज समझ में अगर आपको आ गया कि जो अवकलन है वो फलन में परिवर्तन की दर है, तो इसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए कोई फलन f है और मान लीजिए y के बराबर है, अगर हम इसका अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा dy dx। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष y का, तो हमको यहाँ एक फलन मिलेगा, यानी जो परिवर्तन की दर मिलेगा एक फलन के रूप में मिलेगा। मान लेते हैं कि ये फलन मिलेगा f। ये हमारा क्या हो गया, y का अवकलन हो गया x के सापेक्ष जो फलन है। अब यहाँ से आगे समझिए बच्चों, अगर dy बराबर हम कह दें कि f बराबर क्या हो जाएगा f इंटू dx, इसका मतलब ये होगा कि जो फलन में परिवर्तन हुआ है बच्चों, अगर हम जो अवकलन आया है f और फिर dx जो है जो x में परिवर्तन हुआ है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो फलन में परिवर्तन
मिल जाएगा, यानी कितना फलन में परिवर्तन हुआ है। आप देखें डी वाई बच्चों ये निरूपित कर रहा है कि वाई में बहुत कम चेंजिंग हुआ है, वो बराबर है एफ एक्स इंटू डी एक्स के। इसी तरह बच्चों अगर थोड़ा थोड़ा जो डी वाई में परिवर्तन हुआ है उसी को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमको पूरा फलन मिल जाएगा। तो अब इसी तरह बच्चों आगे जो उसी फलन में हम फलन परिवर्तन की दर देखेंगे तो दूसरा हमको डी वाई मिलेगा, वो क्या होगा, वहां का जो अवकलन होगा और इंटू डी एक्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर फलन में परिवर्तन की बात करें तो किसके बराबर होता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स के। अब अगर बच्चों छोटा छोटा हम जोड़कर इस पार्ट को डी वाई जो उस फलन में छोटे छोटे पार्ट हैं उनको जोड़ देंगे तो हमको पूरा फलन मिल जाएगा। उसी योगफल के रूप में बच्चों जब जोड़ देंगे पूरा फलन मिल जाता है, उसी को हम समाकलन कहते हैं। तो अगर बच्चों समाकलन का संकेत आप जानते हैं कि ये होता है, अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रल लगा दें समाकलन का, इसका मतलब ये पूरे फलन के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी जो पूरा फलन है। तो अब देखिए बच्चों ये डी वाई जो छोटा सा परिवर्तन हुआ है, जैसे ही इंटीग्रल करेंगे हमको पूरा फलन मिल जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा वाई में, और फिर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि जो बच्चों पूरा हमारा फलन है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बात यहाँ समझने की कोशिश करिए बच्चों, जो फलन हमारा आया है यहाँ से y और इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स के बराबर है। तो अगर बच्चों हम इस इंटीग्रल की सहायता से न समझने की कोशिश करें, योगफल के रूप में देखने की कोशिश करें, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो डी वाई बराबर मिला था हमको क्या, एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि जो y में छोटा सा परिवर्तन हुआ है वो एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है। तो बच्चों अगर यहाँ जो एफ एक्स अवकलन के रूप में मिला है इसको हम y अक्ष पे कर दें, ये एफ एक्स और डी एक्स को x अक्ष पे अगर कर दें तो बच्चों देखिए एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक फलन है। तो इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए इनका ग्राफ ऐसे जा रहा है और इसमें मान लीजिए कि यही हमारा जो है ये गैपिंग जो यहाँ पर है वो क्या है, डी एक्स के बराबर है, और ये क्या है हमारा एफ एक्स के बराबर है। तो अब बच्चों अगर ये एफ एक्स है और ये क्या है डी एक्स है, तो यहाँ हम देख रहे हैं एफ एक्स और डी एक्स का गुणनफल ही क्या है, डी वाई के बराबर है। तो अब बच्चों देखिए कि इसका मतलब कि अगर हम इस स्ट्रिप की एरिया निकाल लें, इस स्ट्रिप की एरिया निकाल लें तो हमको एफ एक्स इंटू डी एक्स मिल जाएगा। अभी देखिए बच्चों आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर स्ट्रिप जो यहाँ पट्टी है अगर बहुत कम कर दें तो ये देखिए लगभग एक आयत के रूप में हो जाएगा। तो आप बच्चों जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एफ एक्स देखिए यहाँ अगर हम लंबाई के रूप में ले लें और डी एक्स को चौड़ाई के रूप में ले लें तो इसका मतलब कि जैसे ही इनकी एरिया निकालेंगे बच्चों हमको एफ एक्स इंटू डी एक्स मिल जाएगा। अब आगे इसी तरह बच्चों अगर हम आगे फलन में परिवर्तन की दर देखें तो फिर एक स्ट्रिप यहाँ खींचेंगे, ये मान लीजिए इनकी वैल्यू क्या है डी एक्स है, तो फिर यहाँ देखिए फलन में परिवर्तन की दर मिलेगा, वो मान लीजिए एफ एक्स के स्थान पर कोई दूसरा एफ एक्स अगर हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए एफ वन एक्स है अगले को एफ टू एक्स मान लें, तो फिर इसकी एरिया निकाल लेंगे बच्चों तो यहाँ तक का फलन में परिवर्तन मिल जाए। तो ऐसे ऐसे बच्चों अगर स्ट्रिप हम यहाँ खींचते जाएंगे और उनकी एरिया निकालते जाएंगे, जैसे ही बच्चों एरियाओं का जोड़फल कर देंगे तो हमको पूरा फलन मिल जाए, क्योंकि डी वाई जो है एक बच्चों छोटा सा परिवर्तन है वाई, और सारे परिवर्तन को जैसे ही जोड़ेंगे हमको पूरा क्या है फलन मिल जाता है। इधर से ढेर सारा डी वाई जोड़ेंगे पूरा फलन मिला, जब इधर बच्चों जोड़ रहे हैं तो इनको भी जोड़ेंगे, तो यानी कि जो एरिया के रूप में बच्चों दिखाई दे रहा है इनका भी योगफल कर देंगे तो हमको क्या है पूरा फलन मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इसमें आया है कि योगफल की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन है, जैसे ही हम बच्चों एरिया
तो छोटे छोटे एरिया मिलेंगे हमको, उस एरिया का योगफल अगर कर देंगे तो हमको यहाँ पूरा फलन मिल जाएगा। तो बच्चों हमने बताया था कि समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, यानी कि समाकलन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस फलन का हम समाकलन कर रहे हैं वो किस फलन का अवकलन है। यहाँ देखिए बच्चों, जैसे हमने एक फलन क्या है y बराबर f लिया है, हमको इसी फलन का मान लीजिए बच्चों क्या है समाकलन करना है। तो अगर मान लीजिए y बराबर f का जो ग्राफ खींचा गया है इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है, मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे होकर जा रहा है। अब अगर बच्चों इस ग्राफ पर हम विचार करें तो अगर यहाँ से इस ग्राफ पर हम छोटा छोटा भाग लेकर बच्चों यहाँ पर x अक्ष पर देखिए एक लंब यहाँ से डाल दें, फिर एक लंब यहाँ डाल दें, ऐसे आप लंब डालते जाएंगे तो बच्चों हमको ढेर सारी छोटी छोटी पट्टियां दिखाई देने लगी। तो जो बच्चों पट्टी की यहाँ लंबाई है हम उसको समान यहाँ पर रखेंगे। तो अब अभी तक हमने कहा है कि बच्चों जो हमको फलन मिलता है अगर हम एरियाओं का योगफल कर देते थे तो हमको क्या है पूरा फलन मिल जाता है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए हम एक छोटी सी एरिया यहाँ पर विचार करें कि मान लीजिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक यानी कि C से D तक जो कर्व है C वाले पॉइंट से एक लंब डाल देते हैं और D वाले पॉइंट से एक लंब डाल देते हैं। तो अब बच्चों जो यहाँ पर हमारा ये कर्व है अगर देखें कि यहाँ से अगर इसकी एरिया निकाल दें ऐसे तो इसका मतलब CD में जो C से D तक जो फलन में परिवर्तन है आपको वो हमको मिल जाएगा अगर इसकी एरिया निकाल देते हैं। लेकिन बच्चों अभी तक आपने ऐसे ग्राफ का एरिया नहीं पढ़ा। अगर बच्चों ये देखिए ये सीधा होता है ऐसे तो ये एक समलंब होता है उसकी एरिया निकाल लेते, लेकिन बच्चों समलंब अगर मानते हैं इतनी एरिया बढ़ जाएगी हमारी जो यहाँ की एरिया है। अब लेकिन उस एरिया को कम करने के लिए बच्चों अगर हम विचार करें कि अगर यही जो स्ट्रिप हम पट्टी ले रहे हैं अगर वो क्या हो जाए थोड़ा सा छोटा हो जाए यानी कि पतला कर दें उसको, अगर इसको पतला कर देते हैं तो ये देखिए बच्चों लगभग एक सीधी रेखा के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। जब बच्चों एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देने लगेगा एक आयत जैसा होगा। तो उस समय बच्चों अगर हम आयत के रूप में उसकी एरिया निकालेंगे तो लगभग एकदम जो यहाँ आपको शेप दिखाई दे रहा है ये कर्व और कर्व के नीचे जब आप प्रक्षेप डालेंगे या सर्च पे लंबवत तो ये बच्चों आपको जो क्षेत्रफल मिलेगा ठीक एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है ठीक उसी के बराबर मिले। इस प्रकार जो इसमें बच्चों स्ट्रिप होगी पट्टी होगी वो बहुत आपको संकीर्ण लेना है। जब बच्चों संकीर्ण हो जाएगा उस समय एरिया जो उसकी निकलेगी वो ठीक एक आयत के रूप में जो एरिया निकलती है ठीक उसी के बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए बच्चों हम एक स्ट्रिप पर विचार कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिप हमारी क्या है ACDB, लेकिन बच्चों अगर इसकी एरिया निकालें तो इसका एरिया निकालना इतना आसान नहीं क्योंकि ऐसे शेप की एरिया हम निकालना अभी तक नहीं थी। लेकिन बच्चों इससे एक युक्ति एक उपाय लगाकर इसकी एरिया निकालिए। अगर इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है कम कर देंगे तो क्या है आसानी से उसकी एरिया निकाली जा सकती है क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो एक आयत जैसे हो जाता है। यहाँ बच्चों देखिए अगर हम ACL अब जैसे बच्चों अगर देखिए इसकी एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए अगर इस पे C से DB वाली रेखा पर एक लंब खींचेंगे तो इस समय जो आयत के रूप में आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, तो जब इसकी एरिया निकालेंगे तो देखेंगे तो इतनी एरिया की कमी हो जाएगी। अब आगे देखिए बच्चों अगर हम D से
रेखा सी को आगे बढ़ाकर लंब डालेंगे तो यहाँ जो आयत मिलेगा इस कंडीशन में उस समय बच्चों जो ए सी डी बी की आकृत है उससे ज्यादा एरिया मिले। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल ए सी एल बी A is less than इससे क्षेत्रफल ए सी डी बी ए और ये एरिया वैसे कम होगी क्षेत्रफल ए एम डी बी एम डी बी ए। इससे बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हमको लेना है एरिया किसकी ए सी डी बी की एरिया निकालेंगे तो जो बच्चों यहाँ फलन में परिवर्तन है ठीक उसी के बराबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं बच्चों अगर इसका एरिया निकालते हैं ए सी एल बी का तो इससे कम मिलेगी। अगर ऊपर वाले का निकालेंगे ऊपर यहाँ जो सी को बढ़ाए हैं यहाँ तक और फिर डी से लंब डाले हैं अगर उस आयत की एरिया निकालेंगे तो उससे कम होगा। लेकिन बच्चों अगर ये छोटा होता चला जाएगा यानी पट्टी पतली होती जाएगी उस समय तीनों की एरिया क्या होगी लगभग बराबर। अगर बच्चों मान लीजिए कि कर्व पर मान लीजिए पॉइंट क्यू है उससे हम अगर लंब डाल दें ये एक्स अक्ष पर मान लीजिए हम काट रहा हूं पॉइंट पी और इसका मूल बिंदु से दूरी क्या है ए और जो देखिए बच्चों हम यहाँ पॉइंट एस चुने हैं इस कर्व पे उससे अगर लंब डाल दें अगर यह अक्ष पर मान लीजिए आर बिंदु पर मिलता है और ये मान लीजिए मूल बिंदु से बी दूरी पर है। तो अब बच्चों अगर ए को हम x0 यानी x0 फिर समान दूरी पर बच्चों x1 x2 ऐसे करते करते xr1 -1 यहाँ करते xr और फिर लास्ट में क्या करते xn यानी कि जो बच्चों आपकी यही रेखा यहाँ से जो खींची जा रही है वो मान लेते हैं कि xn वो किसके बराबर है b के। तो अगर बच्चों इनको हम जो आपका अंतराल AB है उसको हम कई भागों में तोड़ दें समान पट्टी के रूप में तो मान लेते हैं कि x0 x1 और फिर x1 x2 ऐसे बच्चों xr-1 x आर और लास्ट में बच्चों हमारा क्या हो जाएगा xn-1 और xn। ये भी क्या है छोटे छोटे अंतरालों में विभाजित हो गया है। अगर इस तरीके से हम इसको विभाजित करें तो अब बच्चों यहाँ देखिए कि ये जो अंतराल होगा जितना छोटा होगा उतने ज्यादा बच्चों इसमें पट्टियों की संख्या ज्यादा आपको मिलेगी और बच्चों ये जितना बड़ा होगा उतने पट्टियों की संख्या क्या होगी कम मिलेगी। लेकिन बच्चों यहाँ हमने बताया है कि एरिया निकालने के लिए पट्टियों की संख्या जितने ज्यादा होगी उतने आसानी से उसकी एरिया आयत के रूप में देकर हम निकाल सकते हैं। इसलिए पट्टियां को बहुत संकीर्ण रखें। अब यहाँ से देखिए बच्चों अगर यहाँ पर पॉइंट P की दूरी मूल बिंदु से A है अगर इसकी लंबाई h मान लेते हैं तो पट्टी की चौड़ाई है क्या है वो h है यानी कि जो सब यहाँ वृत्त है चौड़ाई हो क्या है h है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई बनेगी वो क्या हो जाएगी x1 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा जैसे यहाँ से x0 तो हमारा क्या है
ए के बराबर है, तो x1 क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा, x3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3h हो जाएगा। इसी तरह बच्चों जो यक्षन है इसके हिसाब से यक्षन बराबर हो जाएगा a प्लस h, और हमने यक्षन को क्या माना है यहाँ b, यहाँ अगर b रख दें यक्षन के स्थान पर तो हो जाएगा b बराबर a प्लस n h, और इसको आप लिख सकते हैं n बराबर b माइनस a, और n बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a बटे h। आप देखें यहाँ से बच्चों आप समझने की कोशिश करिए, जो पट्टियों की संख्या n है और जो पट्टी की चौड़ाई h है उनमें क्या संबंध है। तो देखिए बच्चों b माइनस a, तो बच्चों ग्राफ पर जो पॉइंट दोनों लेंगे वो तो हमारे कांस्टेंट बने रहेंगे उन दूरियों के लिए, लेकिन बच्चों पट्टी की संख्या और पट्टी की चौड़ाई को हम बदल सकते हो पहले को। तो अगर बच्चों b माइनस a यहाँ पर कांस्टेंट है, निश्चित है, तो यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे h का मान बढ़ाएंगे तो h का मान क्या होगा, अगर h की वैल्यू बढ़ाएंगे तो h का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर h की वैल्यू कम कर दे यानी कि पट्टी की जो चौड़ाई है कम कर दे तो h का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर n टेंडेंट टू इनफाइनाइट, अगर n इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब h टेंडेंट टू किधर होगा, 0 की तरफ होगा, यानी कि n की संख्या अगर बहुत ज्यादा कर देंगे, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ा देंगे तो यह एकदम 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा, यानी कि पट्टी जो इसमें होगी वो बहुत पतली हो जाएगी। उस कंडीशन में बच्चों आप आसानी से उसकी एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे देखें बच्चों, अगर इन सारी पट्टियों एरिया निकाल कर हम जोड़ देंगे तो हमको पूरा फलन क्या है मिल जाता है। अब आगे देखें बच्चों, अगर यहाँ पर हम x(r-1) दूरी पर अगर फलन को लेते हैं तो उस समय एरिया हमको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर बच्चों x8 दूरी वाले फलन को लेते हैं तो उस समय हमको एरिया क्या मिलती है, अधिक मिलती है। यहाँ पर इस समय एरिया क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी अगर हम मूल बिंदु से x8 दूरी पर फलन को लेते हैं। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करिए कि अगर इसको लेते हैं तो बच्चों एरिया क्या मिलती है, पहला वाला लेंगे, अगर कहने मतलब जो पट्टी है अगर पहला उसका फलन लेते हैं तो एरिया कम मिलेगी, अगर उसके बाद वाला लेंगे तो एरिया हमको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम देखिए पहले वाले को लेकर अगर बच्चों हम एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो उस समय हमको पूरा जो एरिया मिलेगा वो कम मिलेगा, यानी कि वास्तविक फलन नहीं मिलेगा। और अगर बच्चों वास्तविक फलन से कह सकते हैं फलन का मान कम मिलेगा। अगर बच्चों बाद वाला लेते हैं तो जो एरिया का मान होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि वास्तविक फलन से फलन का मान अधिक होगा। लेकिन बच्चों जैसे ही हम इस चीज को पतला कर देंगे तो एकदम 20 वाले एरिया के लगभग बराबर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों जो फलन है दूरियों पर, अलग अलग दूरियों पर, तो वहाँ हम देखेंगे जो एकदम बाईं तरफ का फलन है स्ट्रिप का, उसको लेकर निकालेंगे तो जो एरिया कम मिल रही है उसको हम अगर स्मॉल यन से निरूपित कर दें, ये देखिए बच्चों हमको क्या मिलेगा कि ये फलन जो यहाँ पर फलन है वो, और जो यहाँ की वृत्त चौड़ाई है यह उसका गुणा कर देंगे तो जो एरिया मिल रहा है ठीक इस फलन में जो परिवर्तन हुआ है इस एरिया के अंदर वो हमको मिल जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ देखे फलन कितना है हमारा, यह और चौड़ाई कितनी है, यह है।
अब आगे देखिए बच्चों, अगर इस पट्टी की एरिया हमको निकालनी है तो यहाँ का जो फलन है कितना है, x1 और इसकी चौड़ाई कितनी है, यस है, इनको जोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे बच्चों जो आप पट्टियां पूरा लिए हैं, जितनी पट्टियों की संख्या है सबकी एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो पूरे फलन का मान हमको मिल जाएगा। तो आगे देखिए हम लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट लास्ट में ये जो इस पट्टी हमको दिखाई दे रही है। तो बच्चों देखिए जब लास्ट में देखेंगे कि यहाँ एक पट्टी जो हमको मिलेगी वो कितनी दूरी पर मिलेगी, यन माइनस 1 दूरी पर मिलेगी। ये हो जाएगा यन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। अगर बच्चों इसमें एच हम कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा क्या, f(0) प्लस f(1) प्लस डॉट डॉट प्लस f(n) माइनस, इसको मान लेते हैं समीकरण। ये बच्चों अभी हमको वास्तविक ये जो फल क्या है, जो फलन का वास्तविक मान है वो नहीं प्राप्त होगा, उससे कम होगा, क्योंकि ये एरिया क्या है, वास्तविक वाली एरिया से कम है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम इस फलन को ना लेकर इसको ले, जो स्ट्रिप का दूसरा फलन है उसको लेंगे तो उस समय ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा देगा। तो उसको मान लीजिए हम कैपिटल एस योगफल के रूप में देंगे कि जो पूरा एरिया होगा कैपिटल एस होगा। यहाँ देखिए इस समय हमको क्या मिलेगा, f(1) इंटू एच। आगे हो जाएगा या इस पट्टी में क्या होगा, x1, अगली पट्टी में क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। तो f(x2) इंटू एच प्लस डाटा हो जाएगा, या यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट वाला लेंगे बच्चों, f(n) इंटू एच। अब इसमें आप एच कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों f(1) प्लस f(x2) प्लस डॉट डॉट प्लस f(n)। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा 2। अब जरा बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए, जो हमने एरिया निकाला है योगफल के रूप में, वो वास्तविक जो कर्व की सहायता से एरिया निकालेंगे। और क्योंकि जो कर्व यहाँ बच्चों खींचा गया है ये कर्व, और जो यहाँ पर आपकी कोटि है x बराबर a और x बराबर b, x बराबर a x बराबर b पर जो कोटि है और कर्व यहाँ पर जो Q से S तक लिए है और F जो बद्ध आकृति मिल रही है उसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा फलन का मान। तो अब यहाँ बच्चों देखिए, अभी जो हमने निकाला है इस फलन को लेकर, तो जो पहला निकाले हैं इसमें जो पूरा बद्ध आकृति बन रहा है उससे एरिया कम आ रही है, इसका मतलब फलन का वास्तविक मान नहीं मिल पाएगा। अगर बच्चों बाद वाले फलन को लेकर हम एरिया निकाल रहे हैं तो जो ये बंद आकृति बन रही है उसके एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में भी हमको वास्तविक फलन नहीं मिल पाए। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पर n टेंडेंट टू इनफाइनाइट करते हैं उस समय क्या होता है, s टेंडेंट टू 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में बच्चों ये जो दोनों की एरिया है लगभग ये जो कर्व आप खींच रहे हैं और उस कर्व के नीचे जितना आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जो बच्चों यहाँ पर कर्व है फलन का जो कर्व है और जो कोटियां हैं x बराबर a x बराबर b और f से जो बंद आकृत है उस क्षेत्रफल के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब यह टेंडेंट टू इनफाइनाइट उस कंडीशन में क्या होगा, या 0 होगा यानी पट्टी सिक्योर हो जाएगी। उस कंडीशन में जो S और कैपिटल S का क्षेत्रफल मिल रहा है योगफल के रूप में, वो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
अब आगे देखिए बच्चों, जब n टेंडेंट टू इनफाइनाइट तब क्या होता है, h टेंडेंट टू 0 होता है। उस कंडीशन में जब n टेंडेंट टू इनफाइनाइट लेंगे बच्चों, तो देखिए n और यहाँ करेंगे n टेंडेंट टू इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, कैपिटल n टेंडेंट टू इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे ही n इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा तो दोनों की एरिया क्या होगी, बराबर होगी। और हमारा जो पी क्यू एस आर है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल पी क्यू एस आर टी। और बच्चों ये जो होगा हमारा एरिया वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ए से बी एफ या डी एफ के बराबर होगा। तो जो इंटीग्रल बच्चों हम फलन एफ का निकाल रहे थे वो हम जानते हैं कि उसका संकेत क्या होता है, निश्चित समाकलन में एफ डीएक्स और जो लिमिट लेंगे ए से बी तक। तो ये देखिए बच्चों योगफल के रूप में हमारा ये निकल रहा है। और योगफल के रूप में बच्चों जब निकालते हैं तो जो हमारा फलन का आकार होता है और जो कोटियां होती हैं फलन के प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट की कोट और जो यह होता है उसे पद आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ बच्चों हम अब देखें, अगर n टेंडेंट टू इनफाइनाइट लिए है तो उस समय n टेंडेंट टू क्या होता है 0, उस समय पट्टी संकीर्ण हो जाएगी, उस समय तीनों की एरिया क्या होती है, बराबर हो जाएगी। और बच्चों सुविधा के लिए हम यानी कि जो यहाँ पर फलन है ये बराबर या 0 पर उसको लेकर एरिया की गणना करेंगे और वो बच्चों एरिया जो है एक समाकलन के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों हम देख सकते हैं इंटीग्रल ए बी एफ डी एक्स जो होगा बच्चों, तो जो पहला आप बच्चों लिए थे यन इस मान यन उसी एरिया को हम यहाँ पर दे रहे हैं सुविधा के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा या 0 प्लस या और यहाँ पर हो जाएगा या x1 और प्लस डाट डाट करके लिख सकते हैं या माइनस। अब बच्चों इसमें एरिया उसी कंडीशन में बराबर है जब यह टेंडेंट टू क्या है, इनफाइनाइट। अब इसको आप देखिए बच्चों, इसमें देखिए जो वेरिएबल हमारा क्या है यह दिया गया है, तो यह टेंडेंट टू क्या है 0, उसी कंडीशन में एरिया क्या है, बराबर हो रही है। तो यानी कि यह टेंडेंट टू 0 और यह कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा या x0 प्लस या x1 प्लस डाट डाट या x माइनस 1। यहाँ बच्चों एक चीज लिख लीजिए कि लिमिट, यहाँ देखिए बच्चों एक चीज होगा आपका लिमिट या टेंडेंट टू 0। अब आगे देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ए बी एफ डी एक्स बराबर लिमिट x टेंडेंट टू 0 और x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, आया था आपका बच्चों b बराबर a प्लस n x। यहाँ से हमने निकाला था n बराबर क्या b माइनस a, तो x बराबर क्या था b माइनस a बटे x। तो x के स्थान पर हम रख सकते हैं b माइनस a बटे b माइनस a बटे n। और आगे हमारा क्या हो जाएगा, x के स्थान पर b माइनस a बटे n रखने के बाद यहाँ बचेगा या x0 प्लस या x1 प्लस डाट डाट या x माइनस। अब देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं b माइनस a लिमिट
यक्स टेंडेंट टू 0 और यहाँ हो जाएगा 1/n। और बच्चों यक्स 0 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यक्स और प्लस, क्योंकि यक्स 0 बराबर क्या था a, और यहाँ देखिए a के पदों में रखेंगे तो यक्स1 देखिए बच्चों जो यक्स1 था a प्लस x के क्या था, बराबर था। और आगे ऐसे लिखेंगे प्लस डॉट डॉट यहाँ पर या और ये कितना हो जाएगा a प्लस देखिए कितना हो जाएगा n-1 इंटू x। इस प्रकार बच्चों ये देखिए हमारा इंटीग्रल a से b dx योगफल की सीमा के रूप में हमको ये समाकलन प्राप्त हो। तो जब भी बच्चों हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करेंगे इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि इंटीग्रल a से b dx बराबर b माइनस a लिमिट x टेंडेंट टू 0 1/n और यहाँ इंटू करके लिखेंगे f a प्लस s प्लस डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1h। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।